तो अभी हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का ये सीरीज शुरू करने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इसका अगर शाब्दिक अर्थ समझें तो ये होगा कि जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है, और एल्गोरिदम मीन्स जब प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो किस किस स्टेप को फॉलो करता है। ये हो गया एल्गोरिदम। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले एरेज इन डेटा स्ट्रक्चर, हाउ इंट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। जैसे हम डिक्लेयर किए इंट a इक्वल टू 6, इंट b इक्वल टू 7, 10 कुछ भी, तो वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है, किस एड्रेस पर स्टोर होता है, मीन्स मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। जैसे कि एक इंट डेटा टाइप का साइज 4 बाइट होता है टिपिकल कंपाइलर्स में। इस तो हम देखेंगे कि ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। बाकी ट्रेडिशनल कंपाइलर में 2 बाइट होता है, लेकिन अभी जो टिपिकल कंपाइलर्स उसमें 4 बाइट होता है। व्हाट इज द नीड ऑफ एरे। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, टाइप्स ऑफ एरेज, 1 dimensional array, 2 dimensional array and multi-dimensional array. Initialization of an array. एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि इस तरह से जो हम करते हैं एरे को int a 5, ये बिग ब्रैकेट में ये क्लोज कर दिए। इंट डेटा टाइप का एरे है जिसका नाम a है और उसका साइज 5 है। तो इस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं। 2 टाइप से इनिशियलाइजेशन हुआ। ये जो इनिशियलाइजेशन हुआ से कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हुआ, एक रन टाइम इनिशियलाइजेशन होता है। रन टाइम इनिशियलाइजेशन में ये होता है कि हम यूजर से एक स्पेसिफिक रेंज तक का ये लेते हैं, डेटा इनपुट लेते हैं कि आप एरे का साइज क्या रखना चाहते हैं। लेकिन ये भी होता है कि रेंज पहले ही हम फिक्स कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो काम करता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन में। ठीक है। नेक्स्ट, वेज ऑफ एक्सेसिंग डेटा इन एन एरे। जैसे एरे में ये इंडेक्स होता है, जैसे ये 5 साइज का एरे है तो इसका इंडेक्स होगा 0, 1 to 5, 4 तक होगा, 0 से 4 तक। तो अगर एक्सेस करना है ए के 3rd नंबर एलिमेंट को, तो हम क्या लिखेंगे, वेज ऑफ एक्सेसिंग एन एरे। यहाँ हम लिखेंगे ए, उसका इंडेक्स, अगर 3rd पोजीशन का एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे 2, क्योंकि 0 इसका जो इंडेक्सिंग है एरे का सो स्टार्ट होता है 0 से लेकर n तक, मीन्स n-1। अगर n को साइज मान लेते हैं, 5 अगर n है तो इंडेक्सिंग n-1 तक का रहता है। ठीक ना। आगे, कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस ऑफ एन एरे एंड फार्मूला। अगर इस इंडेक्स का जो एरे है इसका बेस एड्रेस क्या होगा, अगर हम जिस इंडेक्स का एरे के एड्रेस को जानना चाहते हैं उसका एड्रेस कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ये होता है हम किसी एरे का एड्रेस निकालते हैं उसका फार्मूला। ठीक है। आगे नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स ऑफ इनिशियलाइजिंग एन एरे एट रन टाइम। an array at a runtime.
रन टाइम में इनिशियलाइज करने के एक एरे का क्या क्या ड्रॉबैक होता है ये देखेंगे। रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, एक्चुअली यहीं पर चल रहा है ये टॉपिक, इसी में कवर हो जाएगा। रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, दो मेथड होता है, यूजिंग लूप्स, या तो इफ इल्स लूप का हम यूज करके इनिशियलाइज कर सकते हैं रन टाइम में एक एरे के, या फिर यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस, हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं एरे को रन टाइम में इनिशियलाइज करने के लिए, ये भी हम देखेंगे। दूसरा इसका समरी, उसके बाद वो पेज ओवर होगा उसका समरी देखेंगे। उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है ऑपरेशंस ऑन एरे, एरे पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। जैसे एक एरे है A5 इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसमें क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। एक तो हो सकता है कि इसमें एक एक करके सभी एलिमेंट को हम प्रिंट करें, एक एक करके सभी एलिमेंट के पास जाएं। 1 के पास गए, क्या भाई क्या हाल चाल है। 2 के पास गए, क्या भाई क्या हाल चाल है। एक एक करके सभी एलिमेंट से मिलना, इसको हम कहते हैं इटीरेशन या फिर ट्रेवर्सल, मीन्स एक एक करके सभी एलिमेंट के पास जाना, तो इसको इटीरेशन भी बोलते हैं। इफ का वो लूप चलता है, और इसको ट्रेवर्सल भी बोलते हैं, ट्रेवर्सल, ठीक है। इसके बाद इंसर्शन, मीन्स हम चाहते हैं कि इस 3 और 4 के बीच में 6 को घुसा दें, या फिर तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जिसमें कि एरे के साइज को इंक्रीज करेंगे और एक एरे घुसा देंगे इसमें, और एक एरे घुसा के साइज प्लस प्लस करके ये इंसर्शन हो गया। डिलीशन, इसमें से हम चाहते हैं कि 4 को हटा दिया जाए या फिर 5 को हटा दिया जाए, तो एक फिर से लूप चलाएंगे। लूप वाला मेथड ज़्यादा आसान रहता है। एक फिर से लूप चलाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि साइज माइनस माइनस, साइज 4 है इसका तो 5 है तो 4 कर देंगे, साइज माइनस माइनस करके, ठीक है। डिलीशन ऑफ एरे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी देखेंगे हम, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिग ओ ऑफ एन, थीटा एन, ये सब टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है। बिग ओ ऑफ एन वो होता है जो मैक्सिमम टाइम जो लगता है, बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ 1, ये सब टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये सब सीखेंगे हम लोग। जब भी हम कोई एरे का इनपुट लेंगे, मीन्स रन टाइम में जब हम एरे को डिक्लेरेशन कराएंगे, तो हम ये पोजीशन चेकिंग, बाउंड्री चेकिंग, ये सब ऐड करेंगे उसमें। फिर एरे को अगर डिलीट करना है तो बिगनिंग से करना है या फिर लास्ट से करना है, तो ये फिर ज़्यादा आसान हो जाता है कि लास्ट से करना है डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन अगर बिगनिंग से करना है तो ये जैसे 1 को डिलीट किए तो फिर इसको साइज को तो डिक्रीज कर दिया, लेकिन अगर 1 को डिलीट कर दिया तो फिर ये सब को एक एक करके, जैसे इसको 0 इंडेक्स पर लाना पड़ेगा। 2 को 0 इंडेक्स पर लाए, अभी 1 था यहाँ से डिलीट हो गया। 3 को फिर 2 के जगह लाए तो लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो, लेकिन अगर इंसर्ट कर दिए, ऐड कर दिए, तो फिर इसको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ इस फर्स्ट इंडेक्स या फिर सेकंड पोजीशन, यहाँ पर अगर हम 6 डाल देते हैं तो फिर इस 2 को इधर इस राइट शिफ्ट करना होगा, फिर इस 3 को यहाँ शिफ्ट करना होगा, इस 5 को यहाँ शिफ्ट करना होगा, तो ये इंसर्शन हो गया और डिलीशन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेप्स इन ट्रांसवर्सल, अभी कैसे कैसे एक एक करके इटीरेशन होगा। स्टेप्स इन इंसर्शन, अभी देखें कि इंसर्ट करने पर राइट शिफ्ट करना होगा बगल वाले डेटा को। स्टेप्स इन डिलीशन, अगर हम डिलीट करते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट करना होगा बगल वाले डेटा को। पोस्ट वैलिडिटी, अगर ये 5 साइज का एरे है, अगर यूजर क्या करता है कि 7th पोजीशन लिख देता है, तो क्या पोजीशन तो वैलिड नहीं ना होगा। तो एक जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे तो उसको डेटा को स्कैन करेंगे
और अपने जब पोजीशन वैलिडिटी वाला जो कोड रहेगा उसमें उसको इंटर करा के देखेंगे कि ये सही पोजीशन डाला है कि नहीं। अगर वो सही पोजीशन नहीं डाला होगा तो इनवैलिड पोजीशन लिख देंगे। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लिए। और सॉर्टेड एरे और अनसॉर्टेड एरे, जैसे 1 2 3 4 5, ये एक सॉर्टेड एरे है, मीन्स असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन अगर यही 1 5 4 2 इस तरह से रहता है, मीन्स अनसॉर्टेड एरे है। अभी आगे क्या देखेंगे 1.2 एरे एंड पॉइंटर्स। एरे क्या होता है और पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर वो वेरिएबल है जो कि किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है, उसको हम पॉइंटर कहते हैं। और एरे भी एक तरह का पॉइंटर भी है, लेकिन एरे का वैल्यू और उस एरे के एड्रेस का वैल्यू दोनों एक ही होता है। लेकिन पॉइंटर का खुद का वैल्यू और पॉइंटर के एड्रेस का वैल्यू दोनों अलग अलग होता है। पॉइंटर का एड्रेस उसका खुद का एड्रेस होगा और पॉइंटर का वैल्यू किसी दूसरे एलिमेंट या फिर दूसरे वेरिएबल के एड्रेस के बराबर होगा, क्योंकि पॉइंटर हमेशा एड्रेस को ही स्टोर करता है। तो इसमें क्या देखेंगे हम? डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स, रूल्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स, रूल्स इसमें देखेंगे। एरे एंड पॉइंटर्स, एरे एंड पॉइंटर में डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि जब एरे और पॉइंटर दोनों एक ही तरह का लगभग मिलता जुलता है तो फिर इसके दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर एंड अ पॉइंटर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एड्रेस ऑफ एन एरे both are same thing, but address of a pointer and a pointer both are different things. Printing array with the help of pointer, ये BBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आप एक एरे को किसी पॉइंटर से मीन्स एड्रेस एट द एड्रेस ये यूज करके कैसे प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद नोट है, उसके बाद ये आते हैं 2D एरे। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था 1 डायमेंशनल एरे एंड 2D एरे। 2 डायमेंशनल एरे बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है, जैसे समझने के लिए कर सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स टाइप होता है, जैसे 1 2 0 3। तो ये क्या हुआ? 2 × 2 का एक मैट्रिक्स हो गया। आगे 3 × 3 का मैट्रिक्स बन सकता है, 4 × 2 का, किसी का भी 5 × 3 का किसी का भी मैट्रिक्स बन सकता है। मीन्स 2 डायमेंशनल एरे एक मैट्रिक्स टाइप होता है, जैसे ये एक फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, m × n का मैट्रिक्स जो होता है उसको 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं। जबकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये भी जब मेमोरी में हम देखते हैं कि किस तरह से असाइन किया जाता है, तो ये भी 1 डायमेंशनल एरे की तरह ही मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है। लेकिन समझने के लिए, क्योंकि 2D एरे है, तो ये कंपाइलर समझता है कि इसको कैसे 2D एरे में प्रिंट करना है। फिर 2D एरे में जब यूजर इनपुट मांगे, आउटपुट मांगे, तो हम कैसे 2D एरे में दें, तो ये कंपाइलर समझता है। वो काम करेगा आपका मैट्रिक्स की तरह ही, लेकिन एक्चुअली जो मेमोरी में स्टोर होता है वो आपका सिंपली 1D एरे की तरह ही स्टोर होता है, लेकिन वो ऑपरेशन करता है एज ए 2D एरे। तो वो समझाया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ ए 2D एरे, इनिशियलाइजिंग 2D एरे, ये भी देखेंगे हम लोग। रिप्रेजेंटेशन इन अ मेमोरी, 2D एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। विश टू डिक्लेयर 2D एरे, एरेस ऑफ अ 2D एरे, जैसे 1D एरे में एरेस को एक्सेस करने के लिए फॉर्मूला था बेस एरेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। उसी तरह यहाँ पर ही फॉर्मूला आएगा I × n प्लस j करके है, वो देखेंगे हम लोग। हाउ 2D एरे स्टोर्ड इन मेमोरी, 2D एरे किस तरह से मेमोरी में स्टोर होता है? 2 तरह से होता है, एक कॉलम मेजर फॉर्म में और एक रो मेजर फॉर्म में, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एरे में। ये राइटिंग थोड़ा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा ठीक से, एक बार इसमें ऐसे दिखा देते हैं।
ताकि कुछ आप लोग को जो नहीं दिखा हो वो समझ में आ जाए। ठीक है, फिर एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और आराम से समझेंगे, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कितना भी पढ़ ले लेकिन जब तक आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम नहीं मालूम होगा तब तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी कोई भी प्रोग्राम को राइट करने में। इससे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी भी जानते हैं, मीन्स इफ़िशियंट प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। इफ़िशियंट प्रोग्राम मीन्स आपका प्रोग्राम किस तरह से मेमोरी कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम को किस तरह से फास्ट बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम।